सो हे एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा कुछ यूनिक करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ पर स्क्रैच से एक डेटाबेस को डिजाइन करेंगे और वो डेटाबेस होगा एक एआई टूल्स के प्लेटफॉर्म का, जहाँ पे बहुत सारे एआई टूल्स लिस्टेड होंगे। जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो मैं जस्ट यहाँ पे गूगल पे सर्च करता हूँ फ्यूचरपीडिया। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे एआई टूल्स लिस्टेड हैं। जस्ट मैं इसको ओपन करूंगा एंड यहाँ एआई टूल्स के सेक्शन में अगर आऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज है और इन कैटेगरीज के अंदर बहुत सारे एआई टूल्स लिस्टेड हैं। अगर मैं यहाँ एआई प्रोडक्टिविटी टूल्स को अगर मैं ओपन करूँ एंड नीचे की साइड अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे एआई टूल्स लिस्टेड है। एंड अगर मैं किसी पर्टिकुलर एआई टूल को अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर उसका सारा इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो हम कुछ ऐसा ही डेटाबेस को डिजाइन करेंगे। यहाँ पर हम फ्रंट एंड और बैक एंड नहीं बनाने वाले, हम सिर्फ डेटाबेस को डिजाइन करेंगे। क्योंकि बैक एंड के अंदर एपीआई बनाना एक रिपीटेटिव काम है, उसको आप इजीली कर सकते हो, बट डेटाबेस डिजाइन के अंदर हमें चीजें सोचनी पड़ती है। एंड साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि चीजों को कैसे सोचते हैं। एंड ऐसे एक और हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एआई टूल्स डायरेक्टरी। तो जस्ट ये मैं यहाँ पे सर्च करूंगा एआई टूल्स डायरेक्टरी एंड नीचे वाला जो हमारे पास ये है, ठीक है, aitoolsdirectory.com। तो ये भी हमारा एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर भी बहुत सारे एआई टूल्स यहाँ पर देख सकते हैं कि लिस्टेड है। एंड यहाँ पर हम फिल्टर लगा सकते हैं जैसे कि नेम से या फिर कैटेगरी से या फिर प्राइस से। तो ये जो हमें दिख रहा है ये फ्रंट एंड पार्ट है, बैक एंड और डेटाबेस भी इसका होगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ डेटाबेस को डिज़ाइन करने वाले हैं। और अगर आपको बैकएंड बनाना है तो आप इजीली एपीआई को बना सकते हो नोड जेएस के थ्रू या फिर जेंगो के थ्रू या फिर आप स्प्रिंग बूट का भी यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर इस डेटाबेस को डिजाइन करने से पहले कुछ बेसिक चीजों को समझेंगे, जैसे कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस का क्या यूज है, कौन कौन से टाइप के हमारे डेटाबेसेस होते हैं, ये सब कुछ। इन चीजों को अगर अच्छे से समझ लेते हो तो आपको डेटाबेस डिजाइन काफी ज्यादा इजी लगेगा। तो हम यहाँ पर एक्चुअली ड्रॉ पे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डीबी डिज़ाइन बेसिक्स। ठीक है, डीबी डिज़ाइन बेसिक्स। ओके, तो डीबी डिज़ाइन बेसिक्स में हमें सबसे पहले ये समझना है कि डेटाबेस आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखो डेटाबेस का सिंपल सा मतलब है जहाँ पर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकें। मतलब कि कोई ऐसा जगह जहाँ पर हम डेटा को अपने स्टोर कर सकें। ठीक है, तो डेटा स्टोर करने के लिए तो हमारे पास और भी ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन आपके पास आ रहा होगा, जैसे कि हमारे पास एक्सेल है। ठीक है, गूगल का हमारे पास गूगल स्लाइड है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हम डेटाबेस का ही यूज़ क्यों करें? तो देखो डेटाबेस का यूज़ करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला तो डेटाबेस के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा फास्ट डेटा को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई डेटा फाइंड करना है तो हम काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। और सेकंड बेनिफिट ये है कि एक डेटाबेस पे मल्टीपल बैकएंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और डेटा को मंगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीपल रिक्वेस्ट बैकएंड। ठीक है, मल्टीपल रिक्वेस्ट जो है हमारा बैकएंड जो है वो भेज सकता है। ठीक है, और जो हमारा डेटाबेस होता है, इसी डेटाबेस के अंदर हम इजीली डेटा को स्टोर कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और डेटाबेस इजीली बैकएंड के साथ कनेक्ट हो जाता है। बट एक्सेल और गूगल स्लाइड को करना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, इसलिए हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। और डेटाबेस के अंदर सिक्योरिटी भी होती है। ठीक है, अगर हम एक्सेल का डेटा किसी को शेयर करते हैं, लेट्स से कि हम उन्हें व्हाट्सएप पे भेज दिया, तो उसको देखना पड़ेगा। बट डेटाबेस के अंदर हम अपना पासवर्ड भी देते हैं कि इस पासवर्ड पे ये डेटाबेस ओपन होना चाहिए, या फिर अगर कोई भी बैकएंड उस डेटाबेस पे अगर रिक्वेस्ट करता है एंड उसका भी हमें पासवर्ड देना पड़ता है, इसलिए डेटाबेस काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी रहता है, इसलिए हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि डेटाबेस की कितने टाइप्स होते हैं, तो जस्ट मैं यहाँ पे आपको नीचे की साइड बताता हूँ। देखो मेनली हमारे पास दो टाइप्स होते हैं डेटाबेस के। पहला है हमारा एसक्यूएल और सेकंड है हमारा नो एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल की अगर बात करें तो एसक्यूएल के अंदर हमारे पास होता है पोस्टग्रेस और नो एसक्यूएल के अंदर हमारे पास मोंगोडीबी होता है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है डेटाबेस ये। ठीक है, और एसक्यूएल के अंदर हमारे पास माईसीक्यूएल भी होता है। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो जो देखो जो हमारा एसक्यूएल है उसका जो डेटा स्टोर करने का तरीका होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है। तो आपने टेबल्स देखा होगा छोटे क्लास के अंदर, जैसे कि कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसा कुछ लिखा रहता है।
ठीक है? यहाँ पर 1, 2 ऐसा, जैसे कि यहाँ पर नेम हो गया राम, यहाँ पे श्याम हो चुका है, ठीक है? ऐसा कुछ डेटा, इसको हम टेबल कहते हैं। इस फॉर्म में एसक्यूएल के अंदर डेटा स्टोर होता है और नो एसक्यूएल के अंदर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है? मतलब कि यहाँ पर टेबल के फॉर्मेट में डेटा स्टोर नहीं होता, ओके? और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलके, लेट्स से ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक कलेक्शन बनाते हैं, ठीक है? इसको हम क्या कह सकते हैं, लेट्स से ये कोई कलेक्शन है जहाँ पर यूज़र के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? ये हमारा ए यूज़र का है, ये हमारा बी यूज़र का है, ये सी यूज़र का, ये डी यूज़र का। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये डॉक्यूमेंट सारे मिलकर हमारे पास कलेक्शन बनते हैं, ओके? और वही अगर टेबल्स की बात करें तो टेबल्स के अंदर भी हमारा वही सेम चीज़ है कि बहुत सारे रो और कॉलम होती हैं, ठीक है? रो और कॉलम में डेटा स्टोर होता है और टेबल्स के अंदर हमारे पास रो और कॉलम होती है, तो ऐसे ही बहुत सारे टेबल्स होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक यूज़र का टेबल है, ये एक पेमेंट का टेबल है, ऐसे बहुत सारे टेबल्स होते हैं, ठीक है? तो एसक्यूएल के केस के अंदर हम टेबल बोलते हैं और नो एसक्यूएल के अंदर हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि डेटाबेस डिज़ाइन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है? तो जस्ट मैं लिखूँगा डीबी इम्पोर्टेंट, व्हाई डीबी इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो देखो, जब भी हम कभी भी बैकएंड की बात करते हैं, तो बैकएंड के अंदर हमारे पास बैकएंड होता है और प्लस डेटाबेस होता है, ठीक है? और बैकएंड के अंदर जो हमारा बैकएंड कहो या फिर सर्वर कहो, मतलब कि सर्वर वाला कोड होता है और डेटाबेस का कोड होता है। जब भी हम डीबी डिज़ाइन की बात करते हैं, तो डीबी डिज़ाइन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि देखो, डीबी डिज़ाइन के अंदर हमें चीज़ें सोचनी पड़ती है कि हमें क्या रखना है। सबसे पहले तो क्या डेटा हमें रखना है? तो व्हाट अ डेटा, व्हाट डेटा मतलब कि क्या डेटा हमें रखना है और इस डेटाबेस को अगर हमें फ्यूचर में स्केल करना हो, तो क्या हम इज़िली इसको कर सकते हैं? डेटाबेस डिज़ाइन में हमें 2 ही चीज़ सोचना है कि क्या इसको हम फ्यूचर में स्केल कर सकते हैं और सेकंड चीज़ कि हमें इस डेटाबेस के अंदर क्या-क्या डेटा रखना है। और सर्वर वाला कोड के अंदर बहुत सारे रिपिटेटिव काम होते हैं। जस्ट हमें पता है कि भाई हमारे कुछ एचटीटीपी मेथड्स होते हैं, जैसे कि पोस्ट हो गया, पुट हो गया, गेट हो गया, ऐसे मेथड्स हैं। जस्ट हमें इस मेथड का यूज़ करना है और कौन-सा ऑपरेशन करना है, वो हमें बताना है, हमें डेटा दे देना है और जो हमारा सर्वर वाला कोड है, वो डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट कर देता है, गेट कर देता है। जस्ट इतना काम है सर्वर का। बट ये जो काम है, ये काम हम एआई के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है? अगर हम एआई को बोल देंगे कि इस डेटा के लिए ये मेथड्स बनाना है, तो एआई इसको ईज़िली कर सकता है। बट डेटाबेस डिज़ाइन को हमें खुद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को सोचना है और जहाँ पर चीज़ें सोचनी होती है, वहाँ पर एआई उतना अच्छा नहीं करता क्योंकि एआई पास्ट डेटा पे ट्रेंड होता है। ठीक है? पास्ट डेटा पे ट्रेंड होता है, इसलिए यहाँ पर वो एरर देता है बहुत सारा। इसलिए हमें डेटाबेस को अपने हाथों से डिज़ाइन करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम एक एआई टूल्स के प्लेटफ़ॉर्म के डेटाबेस को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो चलो अब हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। अगर हमें किसी भी डेटाबेस को डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले हमें ये चीज़ों को समझनी होगी। तो देखो, यहाँ ये फ्यूचरपीडिया का जो प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पर तो बहुत सारे एआई टूल्स तो हैं ही। बट किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे पहले हमें यूज़र का टेबल या फिर कलेक्शन को डिज़ाइन करना पड़ता है क्योंकि अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो उसको सबसे पहले यूज़र का डेटा चाहिए होगा। तो हम सबसे पहले यूज़र का कलेक्शन या फिर टेबल को डिज़ाइन करेंगे एंड मैं यहाँ पर कोई ईआर डायग्राम का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि वो आपके लिए टेक्निकल चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए मैं सिंपल रखता हूँ एंड जस्ट मैं एक्चुअली ड्रॉ पे ही चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा एंड बनाऊँगा, ठीक है? तो मैं जस्ट यहाँ पे एक रेक्टेंगल सबसे पहले तो यहाँ पे बना लेता हूँ एंड इस रेक्टेंगल को हम ऊपर नाम दे सकता हूँ तो पर यूज़र टेबल, ठीक है? ये हमारा यूज़र का टेबल है। यहाँ पर सबसे पहले किसी भी यूज़र का सबसे पहले हमारे पास आईडी होता है, ठीक है? ये आईडी होती है। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की, ठीक है? इसको हम प्राइमरी की कहते हैं क्योंकि किसी भी टेबल के अंदर सबसे पहली चीज़ हमारी आईडी होती है, ठीक है? जिसको कि हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। आईडी सारे यूज़र्स की अलग होती है, ठीक है? इसके बाद हमारा नेम हो सकता है कि क्या नेम है, उसके बाद हमारा ईमेल हो सकता है, तो जस्ट मैं यहाँ पे ईमेल लिख दूँगा, ठीक है? इसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है, यूज़र के टेबल में हमारे पास उसका मोबाइल नंबर भी हो सकता है, ठीक है?
इसके बाद यहाँ पर रोल हो सकता है कि उसका रोल क्या है, ठीक है? और रोल हमारे पास 2 ही होंगे, या तो एडमिन, ठीक है? या फिर यूज़र। तो जस्ट मैं यहाँ पे एडमिन या फिर यूज़र लिख लूँगा, ठीक है? एंड जस्ट मैं इसको बंद कर दूँगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है कि क्या इस यूज़र ने कोई पेड प्लान लिया है कि नहीं? जस्ट मैं यहाँ पे लिख दूँगा पेड, ठीक है? तो अगर यूज़र ने पेड प्लान लिया है किसी एआई टूल का, तो वो यहाँ पर हमें शो करेगा। जैसे कि हम यहाँ पर सीधे एआई टूल का आईडी दे देंगे, ठीक है? आईडी देंगे हम क्या? एआई टूल वाली टेबल का, ठीक है? ये एक फॉरेन की होगी, ठीक है? तो आईडी एआई टूल का। इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि इस टेबल को क्रिएट कब किया गया था? तो जस्ट मैं यहाँ पे क्रिएटेड इट लिख दूँगा, ठीक है? तो ये हमारा एक यूज़र टेबल है जिसके अंदर हमारे पास आईडी है, नेम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, रोल है, पेड है और पेड क्या है? एक फॉरेन की है, ठीक है? इस फॉरेन की का मतलब है कि ये दूसरी टेबल से ये जो डेटा है वो आ रहा है और ये क्या है? ये एक ऑप्शन है, ठीक है? ऑप्शन मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, या तो वो एडमिन होगा या फिर वो यूज़र होगा, ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेबल पे। अगर मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे आऊँ तो हमने सबसे पहले यूज़र का तो काम ख़त्म कर दिया है। इसके बाद क्या चीज़ आती है वो है कैटेगरी, ठीक है? क्योंकि हमें कैटेगरी भी बताना पड़ेगा। उसके बाद हमें एआई टूल्स का कलेक्शन बनाएँगे, ठीक है? तो जस्ट मैं इसको यहाँ पे स्लाइड कर लेता हूँ थोड़ा-सा एंड इसको मैं अच्छे से बॉक्स के अंदर कर देता हूँ, ठीक है? तो ये हमारा पूरा यूज़र टेबल हो गया और यहाँ पे ये उसका ये हो गया, ठीक है? इसके बाद आता है हमारा कैटेगरी टेबल, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कैटेगरी टेबल, ठीक है? इस कैटेगरी टेबल में सबसे पहले हमारे पास आईडी ही होगी, ठीक है? इस आईडी के बाद हमारा कैटेगरी नेम होगा तो जस्ट मैं यहाँ पे कैट नेम लिख दूँगा। इस कैटेगरी का नेम क्या है? क्या इस कैटेगरी का नेम क्या है? क्या ये जो एआई टूल है वो कोई वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है या फिर कोई प्रोडक्टिव टूल है या फिर चैटबॉट कैटेगरी से है? ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज़ होंगी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि इसके अंदर टूल्स कौन-कौन से हैं? तो ये हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं क्योंकि टूल्स वाले टेबल के अंदर हम इस कैटेगरी का रेफरेंस देने ही वाले हैं एंड इसके बाद सिंपल से यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन एक दे देंगे कि अगर कोई डिस्क्रिप्शन चाहे तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी हो, ठीक है? और इस डिस्क्रिप्शन के बाद हम यहाँ पर क्रिएट लिख देंगे कि इसको कब क्रिएट किया गया था, ठीक है? तो ये हमारा जो सेकंड टेबल है कैटेगरी का ये भी टेबल हमारा बन चुका है जिसके अंदर हमारे पास आईडी है, कैटेगरी का नेम है, डिस्क्रिप्शन है और क्रिएटेड डेट है कि कब उसको क्रिएट किया गया था। तो अब हमारा एक-एक एआई टूल का इन्फॉर्मेशन आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस एआई टूल को अगर मैं ओपन करूँ, तो यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? तो अब मुझे इस एआई टूल के इन्फॉर्मेशन को दिखाना है इस डेटाबेस के अंदर। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एआई टूल, ठीक है? टेबल। तो इस टेबल के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें होंगी? तो इस टेबल के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास आईडी ही होगी क्योंकि किसी भी टेबल के अंदर सबसे पहले आईडी होगी। इसके बाद इस एआई टूल का नेम आएगा कि इस एआई टूल का नेम क्या है, ठीक है? इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन आएगा कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास क्या आएगा कि ये किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कैटेगरी, ठीक है? और ये कैटेगरी क्या है? एक रेफ़रेंस टाइप का है, ठीक है? इसको हम एफके बोल सकते हैं कि ये एक फॉरेन की है। क्योंकि ये दूसरे टेबल से आएगी और यहाँ पर क्या होगा ये मेरे कैटेगरी टेबल से आएगी, ठीक है? थोड़ा हैंड राइटिंग खराब है बट मैनेज कर लेना आप लोग। इसके बाद हमारे पास क्या आ सकता है तो अगर मैं यहाँ पर खोलूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरीज़ तो हैं ही यहाँ पर, इसके बाद इसका प्राइसिंग मॉडल क्या है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर प्राइसिंग मॉडल के अगर मैं यहाँ पर प्राइसिंग लिखूँ तो प्राइज़िंग के अंदर मैं ऑप्शन दे सकता हूँ या फिर यहाँ पर नंबर्स भी आ सकते हैं, ठीक है? तो जस्ट मैं यहाँ पर प्राइज़िंग दूँगा, तो प्राइज़िंग जो होगा वो मेरा क्या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि क्या ये फ्री है, क्या ये पेड है? क्योंकि मैं यहाँ पर ऑप्शन पहले दे रहा हूँ, ठीक है? क्या ये प्रीमियम है? ऐसा कुछ मैं
दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये मेरा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, अगर मैं यहाँ देखूँ, इसके बाद है वेबसाइट का यूआरएल, क्योंकि वेबसाइट का यूआरएल होना ज़रूरी है, तभी हम उस एआई टूल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके बाद हम यहाँ पर वेबसाइट यूआरएल डाल देंगे एंड उसके बाद यहाँ पर हम अपने इसका लोगो भी डाल सकते हैं कि इसका लोगो है, और लोगो जो होगा उसको हम क्लाउडनरी या किसी क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पे अपलोड कर देंगे, जस्ट उसका यूआरएल। तो मैं यहाँ पे लोगो यूआरएल डाल दूँगा, मतलब कि वेबसाइट का यूआरएल होगा, लोगो का यूआरएल होगा। जो मेरा एआई टूल्स का टेबल है वो यहाँ पर बनकर रेडी है, ठीक है? इतना भी अगर हम डेटा रखते हैं तो। एंड एक्स्ट्रा डेटा के अंदर आप रखना चाहो तो उसको भी आप रख सकते हो, ठीक है? जैसे कि हमारे पास आईडी हो गया, नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कैटेगरी हो गया, प्राइसिंग हो गई, वेबसाइट का यूआरएल हो गया, लोगो हो गया, ठीक है? लोगो के अंदर मैं जस्ट यहाँ पर यूआरएल के अंदर लिख देता हूँ क्लाउडनरी, ठीक है? जस्ट क्लाउड यूआरएल, कि जिस क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पे अपलोड किया गया है उसका यूआरएल यहाँ पर हो, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट हमारा टेबल क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास किसी भी एआई टूल को जस्ट हम सेव भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ यूज़र वाले टेबल के अंदर आऊँ एंड इसके अंदर मैं एक चीज़ बढ़ा देता हूँ, वो क्या है? सेव्ड। मैं क्रिएट को भी यहाँ से हटा देता हूँ सबसे पहले तो, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेव्ड, कि कौन-कौन से एआई टूल्स सेव्ड हैं, ठीक है? और इस सेव्ड के अंदर मैं क्या एआई टूल्स वाले का रेफ़रेंस दूँगा। तो मुझे यहाँ पे लिख देना है एआई टूल्स वाले टेबल का, ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ पे क्रिएट वाला, ओके? तो ये भी हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमने सारा कुछ जो भी डेटा है उसको हमने ले लिया है। कैटेगरी टेबल में भी जो डेटा हमें रखना था उसको भी हमने रख लिया। इसके बाद हमारा एआई टूल्स का डेटा था उसको भी हमने यहाँ पर रख लिया है, ठीक है? अब देखते हैं कि नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या हो सकती है। तो नेक्स्ट चीज़ है कि यहाँ पर हम कमेंट भी कर सकते हैं, कि कोई यूज़र वहाँ पर कमेंट भी कर सकता है। ये जो एआई टूल है उसके लिए कितना हेल्पफुल रहा, रेटिंग दे सकता है। तो इस चीज़ को भी हमें बनाना होगा। तो जस्ट मैं इसको यहाँ पे बनाऊँगा। बेसिकली आप चीज़ों को सोचना सीखो, कि अगर मुझे इसको डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूँगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये लोगो है हमारा, ये यहाँ पर उसका नेम दिया हुआ है, ये यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी दी है, प्राइसिंग मॉडल दिया है, फिर यहाँ पर विजिट साइट वाला आपको बटन देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब कि विजिट साइट जो बटन है यहाँ पर उसका यूआरएल दिया गया है। जस्ट मैं इस पे क्लिक करूँगा और मैं उसकी वेबसाइट पे लैंड हो जाऊँगा। ये सारी चीज़ें हैं, सेव्ड का ऑप्शन है कि किस-किस यूज़र ने इसको सेव्ड किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें चीज़ों को सोचना सीखना है, कि चीज़ों को हम कैसे सोचते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ, फीडबैक टेबल। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख दूँगा फीड बैक टेबल, एंड इस फीडबैक टेबल के अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि यहाँ पर आईडी दे दूँगा, ठीक है? उसके बाद मैं यूज़र दूँगा कि किस यूज़र ने इस फीडबैक को दिया है, तो यहाँ पर जो रेफ़रेंस होगा वो होगा मेरा यूज़र टेबल का, ठीक है? तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेफ या फिर फॉरेन की, ठीक है? रेफ हमारा जो है वो हमारा मोंगोडीबी के केस में है, बेसिकली नो एसक्यूएल के, और फॉरेन की जो है वो हमारा एसक्यूएल के केस के अंदर है। उसके बाद मुझे यहाँ पर टूल बताना है कि किस टूल पे ये कमेंट किया गया था। तो जस्ट मुझे यहाँ पर टूल्स का जो रेफ़रेंस है उसको दे देना है, और उसके बाद यहाँ पर इसको क्रिएट कब किया गया था, ठीक है? तो जस्ट इतना डेटा हमारे फीडबैक टेबल के अंदर होगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे भी एरो बना देता हूँ। जो हमारा एआई टूल वाला था इसके अंदर में हमारा क्रिएट वाला छूट चुका था कि इसको क्रिएट कब किया गया था। तो ये जो हमारा मोटा-मोटी जो इस प्लेटफ़ॉर्म का डेटाबेस डिज़ाइन है, इसको हमने यहाँ पर कर लिया है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप रखना चाहो तो आप अलग-अलग टेबल्स बनाकर भी रख सकते हो। तो जस्ट मैं इसको क्या करता हूँ कि छोटा करता हूँ एंड चीज़ों को मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास यूज़र टेबल है जिसके अंदर हमारे पास आईडी है, फॉरेन की है, मतलब कि यूज़र से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन है। जो भी हम रखना चाहें उसको यहाँ पर हम रख सकते हैं। एंड यहाँ पर हमने रोल के अंदर ऑप्शन दिया है, क्या वो यूज़र एडमिन है या फिर यूज़र है। एंड इसने कौन-कौन से पेड प्लान्स लिए हैं, किन-किन एआई टूल्स का, इसको भी हमने रख दिया है। ठीक है? सेव टूल के अंदर कौन-कौन से एआई टूल्स को सेव किया गया है, उसका आईडी हमें यहाँ पर रखना है। एंड इसके बाद हमारा कैटेगरी टेबल है, कैटेगरी के अंदर हमारे पास कैटेगरी की आईडी है, कैटेगरी नेम है, डिस्क्रिप्शन है, उसको क्रिएट कब किया गया था। और एआई टूल्स के अंदर हमारे पास आईडी है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी किस कैटेगरी से है वो भी हमने यहाँ पर मेंशन किया है। प्राइसिंग इसका क्या है, फ्री है, पेड है, प्रीमियम है, ये हमने ऑप्शन दिया है।
उसके साथ-साथ वेबसाइट का यूआरएल भी है, लोगो का यूआरएल भी है, जो कि हमने क्लाउडनरी पे स्टोर किया होगा या फिर कोई भी क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर हम इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं, वहाँ से उसका यूआरएल हमने दे दिया और उसको कब क्रिएट किया गया था एंड फीडबैक टेबल भी है हमारे पास, ठीक है? तो यहाँ पर हमने जो डेटाबेस डिज़ाइन है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और अब आप चाहो तो इसको कोड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एसक्यूएल के अंदर इसका जो कोड है वो लिख सकते हो या फिर नो एसक्यूएल के अंदर। तो मैं जस्ट आपको यहाँ पर नो एसक्यूएल के अंदर लिख कर दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा नोड जेएस का, ठीक है? तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा नोड जेएस का और यहाँ पर मोंगूस, ठीक है? मोंगूस एक पैकेज है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस को बनाते हैं नोड जेएस के अंदर, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो चलो अब चीज़ों को हम कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर अब नोड जेएस को सेटअप करूँगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे ओपन करूँगा सीएमडी को एंड उसके बाद मैं डेल के अंदर हूँ, तो मैं यहाँ पे सीडी पिक्चर्स वाले फ़ोल्डर के अंदर जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर को क्रिएट करूँगा एआई टूल्स नाम से, ठीक है? एंड उसके बाद मैं सीडी एआई टूल्स करूँगा एंड इसके अंदर मैं सबसे पहले कमांड चलाऊँगा npm init, जिससे कि हमारा नोड.js का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ होगा एंड उसके बाद मैं डैश वाई कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है? इसके बाद मुझे यहाँ पर पैकेजेस को इंस्टॉल करने हैं, तो मैं यहाँ पर 2 पैकेजेस यूज़ करूँगा, तो मुझे यहाँ पर लिखना है npm इंस्टॉल के लिए मैं आई यूज़ करूँगा एंड उसके बाद एक्सप्रेस को यूज़ करूँगा मैं एंड मोंगूस को, ठीक है? एंड जस्ट मुझे एंटर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पैकेजेस यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है? तो मैं जस्ट इसको कोड डॉट करके वीएस कोड के अंदर ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट हमारा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो चुका है, ठीक है? एंड यहाँ पर हमारे पास नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर है और पैकेज डॉट जेसन है, पैकेज लॉग जेसन। तो जस्ट अगर मैं यहाँ पैकेज डॉट जेसन खोलूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास 2 पैकेजेस हैं, यहाँ पर एक्सप्रेस है और मोंगूस है, ठीक है? और मैं साथ ही साथ एक और पैकेज को इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो मैं लिखता हूँ npm इंस्टॉल नोडवा, जिससे कि बार-बार हमारा सर्वर जो है वो रीस्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पर एपीआई को नहीं बनाने वाले, हम यहाँ पर सिर्फ डेटाबेस के कोड को लिखने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक सर्वर वाला बना लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे लिखना है सर्वर डॉट जेएस, ठीक है? एंड उसके बाद मैं यहाँ पर db.js करके एक फ़ाइल बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं अपने डेटाबेस को कनेक्ट करने का कोड लिखूँगा एंड यहाँ सर्वर वाले के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर। मैं यहाँ पर एक्सप्रेस को रिक्वायर करूँगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है एक्सप्रेस, ठीक है? एंड यहाँ पर उसके बाद मैं कॉन्स्ट करके एक ऐप बना लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं एक्सप्रेस को कॉल कर दूँगा, ओके? एंड ऐप को मैं लिसन करा देता हूँ, तो ऐप डॉट लिसन एंड यहाँ पर पोर्ट लेट्स से 4000 और यहाँ पर मैं एक कॉल बैक दे दूँगा एंड इस कॉल बैक के अंदर मैं सिंपली कंसोल मार देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे लिखना है कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज स्टार्टेड और ये क्या एरर आ रहा है, जस्ट मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो ये जस्ट हमारा सर्वर का जो कोड है यहाँ पर हो चुका है। अगर मैं इसको रन करूँ, तो मुझे सिंपली यहाँ पे लिखना है npm रन dev, ठीक एंड स्क्रिप्ट के अंदर मैं आऊँगा यहाँ पैकेज डॉट जेसन के अंदर एंड स्क्रिप्ट के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पर स्क्रिप्ट एक लिख लेता हूँ, जो कि है डेव का एंड इस डेव के अंदर हमारे पास क्या हो नोडमोन, जो मेरा सर्वर डॉट जेएस है वो फाइल, मुझे यहाँ पे लिखना है सर्वर डॉट जेएस, ठीक है? एंड यहाँ पर एक कॉमा दे देना है। तो मैं यहाँ पर अगर npm रन डेव करता हूँ, तो ये हमारा स्क्रिप्ट जो है ये यहाँ पर रन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक एरर आ रहा है, ठीक है? तो जस्ट मैंने यहाँ पे स्पेलिंग के अंदर थोड़ा सा गलती कर दिया है, तो यहाँ पर एक्सप्रेस होगा, ठीक है? एंड जस्ट मैं इसको यहाँ पर फिर से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्वर इज स्टार्टेड का हमें मैसेज देखने को मिल रहा है, मतलब कि हमारा सर्वर जो है वो प्रॉपरली चल रहा है। इसके बाद आप db.js वाली फाइल के अंदर अपना डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे उसका भी कोड लिख देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose, ठीक है? मैं यहाँ पर mongoose पैकेज को रिक्वायर कर रहा हूँ। यहाँ इसके बाद मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट db connect, ठीक है? एंड ये एक मेरा फंक्शन होगा और ये फंक्शन मेरा एक असिंक टाइप का होगा, ठीक है? असिंक और इसके अंदर मैं अपना कोड लिखूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर ट्राई भी यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा अवेट, ठीक है? mongoose डॉट कनेक्ट
और इसके अंदर हमारा जो भी यूआरएल होगा उसको आप दे देना। यहाँ पर हमें सजेशन आ रहा है कुछ यूआरएल, तो अगर आप यूआरएल चेंज करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर हो जाता है तो उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर लिखना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एंड इसके बाद आप डीबी कनेक्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा डीबी कनेक्शन का कोड है। एंड जो यूआरएल है यहाँ आप जो मोंगोडीबी क्लाउड है उस वहाँ से भी ला सकते हो, या फिर आप मोंगोडीबी का अगर कंपास डाउनलोड किए होगे तो उसका भी आप यहाँ पर यूआरएल दे सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन चीज़ पे जो कि हमारा डेटाबेस के टेबल्स का कोड। तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ सबसे पहले, जिसको कि हम मॉडल्स कहते हैं, ठीक है। एंड इस मॉडल्स के अंदर हमारे पास मॉडल्स होंगे, तो जस्ट मैं इन दोनों को बंद कर देता हूँ। के अंदर सबसे पहला जो हमारा होगा वो होगा हमारा यूज़र मॉडल, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सबसे पहले यूज़र के टेबल को क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा यूज़र मॉडल हो गया। इसके बाद सेकंड चीज़ क्या थी, हमारे पास कैटेगरी मॉडल था। उसके बाद हमारे पास एआई टूल्स का मॉडल था। तो जस्ट मैं इन सबको यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर जो सेकंड मॉडल है वो है मेरा कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी मॉडल डॉट जेएस। थर्ड जो मेरा था वो था मेरा एआई टूल्स का, तो मैं लिखूंगा एआई टूल्स डॉट जेएस। इसके बाद मेरा चौथा जो मॉडल था वो था रिव्यू। तो जस्ट मैं एक और क्रिएट करूँगा, तो जस्ट मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ एंड यहाँ पर क्या होगा मेरा रिव्यू, ठीक है, रिव्यू मॉडल डॉट जेएस, ठीक है। और यहाँ पर मॉडल छूट गया तो जस्ट मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ मॉडल, ठीक है, एआई टूल मॉडल डॉट जेएस। तो ये हमारा बन चुका है। जो हमारा चारों मॉडल्स का जो फाइल्स है हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर हम अपना कोड लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़र मॉडल के अंदर आऊँगा एंड इसके अंदर कोड लिखना स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर mongoose को रिक्वायर करूँगा, तो मुझे यहाँ पर लिखना है कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose, सॉरी यहाँ पे होगा mongoose, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर तो मैं लिखूँगा स्कीमा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा, क्योंकि स्कीमा के बेसिस पे ही हम जो नया डेटा है उसको हम इंसर्ट करते हैं। तो मुझे यहाँ पे लिखना है mongoose डॉट स्कीमा, और स्कीमा पे एक फंक्शन है, इसके अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट देना है एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम सबसे पहले अपना नेम देंगे। तो जो मेरा नेम है उसका जो टाइप होगा ये यहाँ पर स्ट्रिंग होगा, तो मैं जस्ट स्ट्रिंग लिख दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है टाइप, ठीक है, टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर कॉमा दे देना है। इसके बाद सेकंड चीज़ है कि इसको रिक्वायर करना है कि जो मेरा नेम हो ही हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ट्रू लिख देना है। जस्ट ये सजेशन आ रहा है यार बार बार, ठीक है। एंड इसके बाद सेकंड चीज़ आएगी हमारा ईमेल, ठीक है। एंड जो हमारा मोंगो डीबी है वो आईडी जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है, इसलिए मैं यहाँ पर आईडी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा मोंगो डीबी हमेशा यूनिक आईडी खुद जनरेट करता है, हमें देना नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर आईडी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा, मुझे यहाँ पर लिख देना है स्ट्रिंग। एंड ये भी रिक्वायर्ड होगा, तो मुझे यहाँ पर लिखना है रिक्वायर्ड, ठीक है, ट्रू। इसके बाद हमारा जो ये ईमेल है वो यूनिक हो, ठीक है, एक ही ईमेल बार बार यूज़ ना हो, तो मुझे यहाँ पर यूनिक ट्रू कर देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ईमेल भी दे दिया। उसके बाद थर्ड चीज़ है हमारा मोबाइल नंबर, तो मैं जस्ट यहाँ पे मूव लिख देता हूँ। एंड जो मोबाइल नंबर है इसमें भी सेम ही प्रोसेस है। तो मैं यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है इसका टाइप हमारे पास नंबर होगा, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर जो ये है इसको मैं नंबर कर देता हूँ, ठीक है। और ये भी यूनिक होगा, एक ही नंबर बार बार यूज़ ना होगा, ठीक है। तो हमने ये 3 चीज़ें कर ली। उसके बाद हमारे पास क्या था, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर हो गया, रोल, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ पे एक रोल करके बनाता हूँ एंड रोल के अंदर सबसे पहले इसका जो टाइप होगा वो मैं यहाँ पर डिसाइड कर देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर इनम दूंगा। इनम के अंदर मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे, एडमिन और सेकंड होगा मेरा यूज़र, ठीक है। और जो मेरा डिफ़ॉल्ट के अंदर मैं डाल दूँगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है डिफ़ॉल्ट एंड डिफ़ॉल्ट के अंदर मेरे पास यूज़र हो। तो ये मेरा जो रोल वाला है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ था हमारे पास, यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास पेड था और यहाँ पे सेव्ड करके था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पेड बनाऊँगा,
तो पेड का जो यहाँ पर पेड जो है वो मल्टीपल एआई टूल्स हो सकते हैं, क्योंकि कोई यूज़र है उसको अगर किसी एआई टूल का सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो एक ही टूल का तो ले नहीं सकता है, वो बहुत सारे टूल का ले सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर एक एरे बनाऊंगा एंड इस एरे के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले टाइप। तो जो इसका टाइप होगा वो होगा mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी एंड इसके बाद मुझे यहाँ पर इसका टेबल भी बताना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रेफरेंस, और रेफरेंस के अंदर मेरा कौन सा टेबल होगा, तो यहाँ पर पेड है तो पेड के अंदर कौन सा टेबल होगा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारे पास आईडी होगा एआई टूल्स का, ठीक है। मतलब कि एआई टूल्स वाले का रेफरेंस होगा। तो मैं जस्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ मेरा एआई टूल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एआई टूल्स, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास पेड हो चुका है, पेड के अंदर का हमने रेफरेंस दे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या होगी, तो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है सेव्ड का, ठीक है। तो सेव्ड का भी मैं लिखूंगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है सेव्ड। और सेव्ड के अंदर सबसे पहले ये भी एक एरे होगा, क्योंकि इसके अंदर सेव्ड के अंदर भी मल्टीपल एआई टूल्स हो सकते हैं। इसका जो टाइप होगा मैं तो सबसे पहले टाइप दूंगा एंड यहाँ पर मैं कॉमा लगा देता हूँ। तो इसका जो टाइप होगा तो मुझे यहाँ पर लिखना है mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे इसका रेफरेंस देना है, तो ये भी जो मेरा है वो एआई टूल्स वाले टेबल से ही होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एआई टूल्स लिख देना है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, क्या चीज़ है, वो है क्रिएट। इसको कब क्रिएट किया गया था, तो जस्ट हमारे पास मोंगोडीबी के अंदर एक चीज़ होती है जो कि है टाइम स्टैम्प। तो जस्ट मैं यहाँ पर कॉमा करके यहाँ पर दे सकता हूँ टाइम स्टैम्प्स, टाइम स्टैम्प्स स्टैम्प्स, और इसको मैं कर दूंगा ट्रू। बेसिकली ये जो मेरा स्कीमा है वो कंप्लीट हो चुका है, जस्ट इसको मुझे मॉडल में कन्वर्ट करना है। तो मैं जस्ट लिखूंगा कॉन्स्ट यूज़र मॉडल, ठीक है। और ये यूज़र मॉडल जो है ये एपीआई के लिए बनाया जाता है, ठीक है। मतलब अगर कोई भी हमें डेटाबेस में ऑपरेशन करना है इस टेबल से रिलेटेड तो मैं यूज़र मॉडल का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लिखना है क्या, mongoose डॉट मॉडल, और मॉडल के अंदर मैं क्या इस टेबल का क्या नेम दूंगा, तो मुझे यहाँ पर लिख देना है यूज़र। इसके बाद इसको मैं एक्सपोर्ट भी कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे लिख देना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पर यूज़र मॉडल, ठीक है। तो जो मेरा यूज़र टेबल है वो कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर सारे यूज़र की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर है। डिज़ाइन करते हैं कैटेगरी वाले को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कुछ कोड जो है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो ऊपर का जो कोड है तो मैं कैटेगरी के अंदर पेस्ट कर दूंगा इस चीज़ को। इस यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कैटेगरी स्कीमा, तो मुझे यहाँ पर लिख देना है कैटेगरी स्कीमा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर मुझे इसको ऐसे कर देना है बंद, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका नेम होगा, क्योंकि आईडी जो है वो मोंगोडीबी जनरेट कर देता है। उसके बाद कैटेगरी नेम है, डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कैटेगरी नेम, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ओके, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम, ठीक है। तो इसका जो नेम होगा वो स्ट्रिंग होगा, सब। एंड सेकेंड चीज़ ये रिक्वायर्ड भी होगा, और जो कैटेगरी है वो यूनिक भी होनी चाहिए, ठीक है। एक ही कैटेगरी को बार बार ना यूज़ किया जाए, तो मैं यहाँ पर यूनिक को भी ट्रू कर दूंगा, ओके। एंड जस्ट मैं यहाँ पर कॉमा। तो ये हमारा कैटेगरी नेम हो चुका है, डिस्क्रिप्शन हो चुका है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर सिर्फ ये चीज़ हो, अगर कोई डिस्क्रिप्शन ना भी दे तो चलेगा, ठीक है। ये हो चुका है। एंड इसके अंदर भी मुझे टाइम स्टैम्प देना है, तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टाइम स्टैम्प्स ट्रू, ठीक है। एंड इसका भी मैं मॉडल बना लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट कैटेगरी मॉडल, एंड इसके अंदर मुझे लिखना है mongoose डॉट मॉडल, एंड यहाँ पर मेरा कैटेगरी, ठीक है, बस। एंड इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पर कैटेगरी मॉडल, कैटेगरी मॉडल, ठीक है। तो ये हमारा कैटेगरी मॉडल भी यहाँ पर बनकर क्रिएट हो चुका है।
जहाँ पर हमारे पास क्या है, कैटेगरी नेम है और डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास एआई टूल्स का टेबल, तो इसको भी हम क्रिएट करते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ एआई टूल्स वाले में आऊँगा और जस्ट ये जो है यहाँ से इसको मैं सारा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो। एंड यहाँ पर मेरा क्या नाम है इसका, एआई टूल्स, ठीक है, एआई टूल्स। एंड यहाँ आप यूज़र के अंदर रेफरेंस भी देखोगे, तो रेफरेंस के अंदर भी मैंने एआई टूल्स ऐसा का वैसा ही लिखा है, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एआई टूल्स मैंने ऐसा लिखा है, तो मैं यहाँ जो मॉडल क्रिएट करूँगा एआई टूल्स का, मैं भी यहाँ पर सेम ही चीज़ लिखूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका नाम भी रख देता हूँ, एआई टूल्स मॉडल। एंड जस्ट इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पर लिखूँगा एआई टूल्स मॉडल, ठीक है। ये यहाँ पर हो चुका है और ऊपर यहाँ पे नाम भी इसका चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ जो स्कीमा है उसका नाम जो सबसे पहले मुझे यहाँ पर रखना है एआई टूल्स स्कीमा, ठीक है, एआई टूल्स स्कीमा। और mongoose डॉट स्कीमा करके क्रिएट कर दूंगा। एंड मैंने यहाँ पर सारी टेबल्स के अंदर एक मिस्टेक कर दी है, वो है कि मैं यहाँ पर टेबल का नाम दे रहा हूँ बट किस स्कीमा से बनाना है मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। तो मुझे मॉडल के अंदर यहाँ पर यूज़र स्कीमा भी देना है, ठीक है। बिना स्कीमा के मॉडल क्रिएट कैसे होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद नोट जेएस के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कैटेगरी स्कीमा, ठीक है। तो ये मेरा कैटेगरी स्कीमा हो गया और इसका जो क्रिएट होगा टेबल उसका नाम कैटेगरी होगा, ठीक है। तो ये हमारा यूज़र का हो गया, कैटेगरी का हो गया और एआई टूल्स के अंदर भी मुझे देना है, तो मुझे यहाँ पर लिखना है एआई टूल्स, ठीक है। और इसका जो मॉडल का नेम है तो मुझे यहाँ पर लिखना है एआई स्कीमा, ओके। तो ये हमारा हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पर एआई टूल का नेम देना है, तो मैं जस्ट इसका नेम दे दूँगा। तो इसका नेम जो है वो रिक्वायर्ड हो। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो भी मैं दे दूँगा कि डिस्क्रिप्शन जो है वो स्ट्रिंग होगा। इसका भी जो डिस्क्रिप्शन है वो कोई दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पर कैटेगरी है, प्राइसिंग है, तो जस्ट मैं यहाँ पर कैटेगरी दूँगा। तो मुझे यहाँ पर लिखना है कैटेगरी, ठीक है। और ये जो कैटेगरी है वो कहाँ से आएगी, तो एक किसी भी एक एआई टूल के मल्टीपल कैटेगरी भी हो सकती हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टाइप्स, ठीक है। टाइप के अंदर मैं लिखूँगा mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ओके। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर रेफरेंस दे दूँगा किस टेबल का, जो मेरी कैटेगरी टेबल है। तो मुझे यहाँ पर सेम ही चीज़ लिखना है कैटेगरी, जो कि मैंने यहाँ कैटेगरी टेबल के इस मॉडल को क्रिएट करते समय यहाँ पर दिया था, ठीक है, कैटेगरी। तो सेम ही चीज़ मुझे यहाँ पर मुझे दे देना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है मेरा यहाँ पर क्या है, वो है प्राइजिंग। तो मुझे यहाँ पर लिखना है प्राइजिंग और प्राइजिंग के अंदर मैं यहाँ पर टाइप, ठीक है। टाइप के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रिंग दे देता हूँ और यहाँ पर मुझे यहाँ कॉलन यूज़ करना है, सॉरी कॉलन, ठीक है। ये स्ट्रिंग होगा और ये एक इनम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन होंगे, जैसे कि हमारे पास क्या था, फ्री होगा, ठीक है। सेकंड चीज़ होगा ये पेड होगा या फिर थर्ड चीज़ था ये प्रीमियम होगा। तो जस्ट मुझे यहाँ पर प्रीमियम, ठीक है। तो ये जस्ट हमने ऑप्शन भी दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास क्या है, वो है वेबसाइट यूआरएल और लोगो यूआरएल। तो मुझे यहाँ पर एक वेबसाइट का यूआरएल देना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लिख देना है वेबसाइट यूआरएल एंड वेबसाइट यूआरएल जो होगा वो स्ट्रिंग होगा। तो मुझे यहाँ पर लिखना है टाइप स्ट्रिंग और उसके बाद मुझे यहाँ पर देना है रिक्वायर्ड ट्रू, क्योंकि ये रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड इसका ट्रू। एंड इसके बाद हमारे पास इसका यूनिक भी होगा, क्योंकि ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है, एक ही यूआरएल बार बार यूज़ ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट यूआरएल के अंदर हो चुकी। फिर हमारे पास लोगो यूआरएल भी हो सकता है, ठीक है। यूनिक को आप चाहे तो हटा भी सकते हो, ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पर,
एंड लोगो यूआरएल के अंदर सबसे पहले टाइप होगा, तो टाइप मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग, ठीक है। इसके बाद इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा कि ये भी होना ही चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रू। तो ये हमने लोगों का भी क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो हमने जो मेरे एआई टूल्स टेबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन या फिर जो भी स्कीमा रखना था, मैंने इसको यहाँ पर क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। एंड थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद मोंगूज और नोड.जेएस का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा माइनर एक मिस्टेक हुआ था, उसके लिए गाइस सॉरी, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास रिव्यू वाला टेबल, तो उसको भी हम जल्द से जल्द क्रिएट करते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ रिव्यू या फिर फीडबैक टेबल जो भी आप कहना चाहो, इसके अंदर आऊँगा एंड जस्ट मैं कैटेगरी वाले का ही सारा कुछ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड रिव्यू मॉडल के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ से रिव्यू मॉडल कर देता हूँ, ठीक है। तो जस्ट रिव्यू मॉडल, एंड इसको भी मैं यहाँ से नाम हटा दूंगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है रिव्यू मॉडल, ठीक है। एंड इसका जो नेम होगा वो रिव्यू होगा, रिव्यू। एंड जस्ट यहाँ पे स्कीमा का भी नाम मैं चेंज करूँगा, तो मुझे यहाँ पे लिख देना है रिव्यू स्कीमा, ठीक है। एंड जस्ट मैं इसको कॉपी कर लूँगा, एंड जो मेरा ऊपर कैटेगरी स्कीमा करके यहाँ पे लिखा गया है, जस्ट मैं इससे यहाँ पर हटा दूँगा, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या डेटा रखना है, वो है आईडी। तो आईडी हमें मोंगोडीबी दे ही देता है। यूज़र का रेफ़रेंस रखना है और टेबल का रेफ़रेंस रखना है। तो जस्ट मैं इन दोनों को यहाँ से एक काम करता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पर इसको यहाँ से कट करता हूँ एंड जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र। स्ट्रिंग नहीं रहेगा, बेसिकली मोंगूज़ होगा, ठीक है। तो मोंगूज़ डॉट स्कीमा, ठीक है, स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। उसके बाद मैं रेफ़रेंस दूँगा, तो रेफ़रेंस के अंदर मेरा यूज़र जो टेबल है उसका, तो यूज़र जो मैंने लिखा होगा यूज़र टेबल के अंदर, तो अगर मैं यूज़र टेबल के अंदर आऊँ तो मैंने ऐसा लिखा था, तो सेम का सेम वैसा ही मैं यहाँ पर भी रेफ़रेंस के अंदर लिख दूँगा। एंड सेकंड जो है मेरा एआई टूल्स का है, तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखूँगा एआई टूल्स, सॉरी एआई टूल्स। और एआई टूल्स के अंदर भी मेरा सेम ही चीज़ होगा टाइप, और टाइप के अंदर मैं यहाँ पे दे दूँगा मोंगूज़ डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। एंड यहाँ पर भी मैं रेफरेंस दे दूंगा मेरे एआई टूल्स का, तो मुझे यहाँ पर लिख देना है एआई टूल्स टेबल का नेम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो रिव्यू मॉडल है उसको भी हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया कि यूज़र मॉडल को क्रिएट किया, उसके बाद हमने कैटेगरी को क्रिएट किया, कैटेगरी के अंदर भी जो भी हमें इंफॉर्मेशन लेनी थी हमने उसको लिया। एंड आप अगर चाहो तो इसके अंदर और भी डेटा ले सकते हो एंड इसको स्केल कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हमने एआई टूल्स का देखा, एआई टूल्स के अंदर हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी थी वो भी हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट में रिव्यू मॉडल को भी बनाया है, तो हमने यहाँ पर सब कुछ बना लिया है। एंड अगर आप चाहो तो इसके लिए आप एपीआईज़ को भी बना सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ db.js है, इसके अंदर आप डीबी कनेक्शन का जो कोड है उसको लिख सकते हो, जस्ट आपको यहाँ पर यूआरएल चेंज करना पड़ेगा। सो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आया होगा कि कैसे हम एक डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। एंड साथ ही साथ हमने यहाँ पर फ्यूचरपीडिया हो गई, एआई टूल्स डायरेक्टरी डॉट कॉम हो गया, इनके डेटाबेस को डिज़ाइन भी किया। एंड किसी भी डेटाबेस को डिज़ाइन करने से पहले आप ये सोचो कि इस डिज़ाइन के अंदर आपको क्या क्या डेटा लेना है, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर होगा कि आपको कौन-कौन से डेटा लेने हैं, तो आप अच्छा डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हो। एंड जब भी डेटाबेस डिज़ाइन करो तो आप उसको चंक्स के अंदर तोड़कर डिवाइड करो। ऐसे तो अगर आप चाहो तो एक ही टेबल के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन रख सकते हो, बट वो एक स्केलेबल सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए हम अलग-अलग टेबल्स को क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना पड़ गया, तो हम ईज़िली ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।